नमस्कार, थर्मोडायनेमिक्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम इस लेक्चर में कुछ प्रोसेसेस के बारे में चर्चा करेंगे। प्रोसेसेस का मतलब हो गया प्रक्रियाएं। जैसे यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा है समतापीय प्रक्रिया। इसी प्रकार से चार प्रक्रियाएं जिनको हमें पढ़ना है। एक तो समतापीय मैंने यहाँ लिखा है, एक होगी आपके समदाबीय जिसको हम कहते हैं आइसोबारिक, एक होती है आपकी सम आयतनी प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं आइसोकोरिक, और एक होती है रुद्धोष्म प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये प्रक्रियाएं अपने आप में क्या होती है और इन सभी प्रक्रियाओं के लिए जो भी सिस्टम है उसके लिए अवस्था समीकरण जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, और हर प्रक्रिया में क्योंकि जब प्रक्रिया संपन्न हो रही है तो कोई न कोई कार्य भी किया जा रहा है, तो हर प्रक्रिया में किए गए कार्य का मान हम किस रूप में लिखेंगे, उन सब की चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। और हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा आइडियल गैस के लिए। यहाँ पर हम जो भी प्रक्रिया अभी समझने वाला है, इसके अंतर्गत जो भी कंटेंट हम लोग नोट करेंगे वो बेसिकली प्रक्रिया की तो डेफिनेशन इन जनरल होगी, लेकिन जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह हम करने वाले हैं वो किसके लिए करेंगे, मेनली आइडियल गैस के लिए। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करते। बहुत ईजी है, छोटी क्लासेज में आप लोगों ने इन सबको पढ़ा भी होगा, लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको सीखने और समझने होंगे आगे, जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली हम प्रक्रिया जिसको हम पढ़ेंगे वो है हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस, या जिसको हम कहते हैं समतापीय प्रक्रिया। तो देखिए, मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था ऊष्मागतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो प्रक्रिया का सिंपल सा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी है आपका फंक्शन, वो सपोज करो P, V और T पर डिपेंड करता है। अगर ये आपके सारे क्या कहलाते हैं, ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ऊष्मागतिक चर कहलाते हैं। अगर इन चरों में से किसी में भी परिवर्तन हो जाए, P में, V में या T में या दो में या तीनों में, तब आप क्या कहते हो कि ये जो है वो F डैश में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अवस्था बदल गई, पहले F थी अब F डैश हो गई। तो इसको होने को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिक प्रक्रिया कहते हैं। तो अब अगर ये प्रक्रिया इस प्रकार से संपन्न हो, F से F डैश में आप जा रहे हो, लेकिन इस दौरान T के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। T जो पहले है वही बाद में रहना चाहिए। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उस प्रक्रिया का एक पर्टिकुलर नाम है, उसको हम कहते हैं समतापीय प्रक्रिया। नाम से स्पष्ट है कि जब कोई निकाय किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करे और इस दौरान अगर उसका तापमान नियत रहे तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, समतापीय प्रक्रिया कहलाती है। तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप लिखिए, जब कोई निकाय किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करे और इस दौरान यदि तापमान नियत रहे तब यह प्रक्रिया समतापीय कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, समतापीय कहलाती है। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। मैं अभी लिखता हूं, इसको समझाता भी हूं। जैसे बर्फ का पिघलना, जल का वाष्प में बदलना आदि, ये इसके एग्जाम्पल है। अभी देखो बताऊंगा। एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, अगर मैं एक शब्द बोलता हूं कि ये जो समतापीय प्रक्रिया है, क्या इस प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है या नहीं होता है, ये आपसे एक प्रश्न है। आप आराम से इसको चिंतन मनन करके सोचिए और वीडियो को एक मिनट पॉज करके खुद ही आंसर देने का प्रयास कीजिए कि क्या होता है या नहीं होता है। तो मैं इसका आंसर आपको देता हूं कि इस प्रक्रिया में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। समतापीय को लेकर के आपको इस रूप में कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है।
अब देखो कैसे हो रहा है वो आप देखिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बर्फ का पिघलना, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी है वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ में भी हो सकता है। लेकिन जो बर्फ की अवस्था है उसके लिए जो PVT है, टी तो चलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ भी हो गया और पानी भी हो गया, तो दोनों का तापमान समान है। लेकिन बर्फ से पानी में जा रहे हो तो अवस्था बदली, और अगर अवस्था बदल गई तो इसका मतलब क्या होगी, प्रक्रिया संपन्न होगी। और ये प्रक्रिया कैसी है, चूंकि टेम्परेचर पहले भी 0 डिग्री और बाद में भी 0 डिग्री, तो ये प्रक्रिया हो गई समतापीय प्रक्रिया। तो आप सोचोगे कि अवस्था परिवर्तित हुई कैसे, तो आप लोगों ने सुना होगा एक शब्द होता है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, ठीक है ना। तो ये अवस्था परिवर्तन में जो आप ऊष्मा जो प्रयुक्त हो रही है वो किस रूप में हो रही है, अवस्था परिवर्तन में प्रयुक्त हो रही है। उससे उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है, वो ऊष्मा किस रूप में काम आ रही है, उसकी अवस्था को बदलने में काम आ रही है। ठीक उसी प्रकार से जल का वाष्प 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड यानी जल भी हो सकता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाष्प भी हो सकती है। दोनों का टेम्परेचर तो समान है, लेकिन जब अवस्था बदलेगी, लिक्विड से आप गैसियस फॉर्म में जा रहे हो, तो वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होगा निश्चित रूप से। और अगर वॉल्यूम और प्रेशर चेंज है तो F जो है, जो आपकी अवस्था है, वो F डैश में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी प्रक्रिया तो संपन्न हो गई, लेकिन कैसी हो गई, टेम्परेचर समान है तो वो हो जाएगी आपकी समतापीय प्रक्रिया। और वहां पर भी ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, और वो किस रूप में काम आ रहा है, लेटेंट हीट के रूप में काम आ रहा है, गुप्त ऊष्मा के रूप में काम आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कई बार ये बारीक चीजें, कॉन्सेप्चुअल चीजें कई बार पूछ ली जाती है और हम इसका आंसर देने में बड़े असहज हो जाते हैं। तो अब आपको असहज होने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कहोगे कि हाँ, समतापीय प्रक्रिया में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाते हैं तो तापमान नियत रहता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से ऊष्मा का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। तो इसमें नीचे आप एक काम कीजिए, ये जो एग्जाम्पल आपने लिखे है ना, इस एग्जाम्पल के नीचे एरो लगा करके एक लाइन ये भी लिख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए आप, समतापीय प्रक्रिया में निकाय द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान संभव होता है। ठीक है, इस चीज मैंने आपको बता दी कैसे, लेटेंट हीट के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में बता दी। परिभाषा बहुत सिंपल है। तो ये हो गई आपके समतापी प्रक्रिया। अब देखो, इसमें आपको एक चीज और थोड़ी सी समझनी होगी। समतापी प्रक्रिया में क्या होता है कि ये प्रक्रिया जो होती है अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अत्यंत मंद गति से। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए आप किसी F अवस्था में हैं, आप किसी F अवस्था में है और F से किस में जा रहे हो, F डैश में जा रहे हो, तो बीच में कोई ना कोई स्टेप तो हो गई। F से आप थोड़ा इधर बढ़ते 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 आपको एक पर्टिकुलर F डैश तक जाना है। जैसे मान लीजिए आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड बर्फ है, वो पिघलते पिघलते 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बदल रहा है, तो सीधा नहीं होगा, वो धीरे 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 अपनी अवस्था बदलेगा। तो ये जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीरे गति से होती है, तेजी से नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट चीज जो आप नोट कर लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लिखिए, यह प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट, इसके आप एरो लगा लेना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कई जगह काम आएगी। यह प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है, फास्ट नहीं होती, याद रखना, अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। तो जहां कहीं पर भी आगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा या जो चीजें बताऊंगा जहां पर समतापीय प्रक्रिया की बात होगी, तो वहां पर जो प्रोसेस संपन्न होगी वो बहुत ही स्लो रेट पर संपन्न होगी, बहुत ही अत्यंत मंद गति पर संपन्न होती है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, वहां मैं सीधा इस चीज को यूज करूंगा, ये प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से संपन्न होती है। तो ये हो गई आपकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में। अब हमें क्या करना है, आइडियल गैस की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले हम एक काम करेंगे, एक तो इस प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण क्या होती है वो हम लिखेंगे। दूसरा, इस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना भी हम करेंगे। न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि समतापीय प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो ये दो चीजें हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, और सभी प्रक्रियाओं के लिए हम यही करने वाले हैं। पहले उनकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद अवस्था समीकरण लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस प्रक्रिया में किए गए कार्य की गणना करेंगे। तो बात हम किसके लिए करेंगे, आदर्श गैस के लिए। तो मैं यहाँ साइड में लिख ही देता हूं, हम किसके लिए चर्चा कर रहे हैं, आइडियल गैस। आप लिख लीजिए फॉर आइडियल गैस। तो देखो, समतापीय प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण क्या होगी, इन जनरल आइडियल गैस के लिए अवस्था समीकरण क्या होती है, PV = RT होती है इन जनरल। लेकिन अगर मैं समतापीय प्रक्रिया की बात करूं तो T मेरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। R तो पहले से ही कांस्टेंट है,
तो यहां पर देखो आप क्या लिखोगे, समतापीय प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या नियत, ये हो गई। क्योंकि R कांस्टेंट T कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू क्या होगी, कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि समतापीय प्रक्रिया के लिए अवस्था समीकरण लिखिए, तो सीधा क्या लिखोगे, PV इक्वल टू कांस्टेंट। फिर आपको पता, आपने इस प्रकार का एक इंडिकेटर डायग्राम बनाया था, याद करो, ये P था, ये V था, और इस इंडिकेटर डायग्राम का जो प्रत्येक बिंदु होता है, कोई भी बिंदु आप ले लीजिए, वो क्या दर्शा रहा है, उस निकाय की उस पर्टिकुलर पोजीशन पर अवस्था को दर्शा रहा है। तो अगर मान लीजिए मैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा हूं, तो वो एक कर्व बनेगा, क्या बनेगा, एक कर्व बनेगा, एक ग्राफ बनेगा। उस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म। जैसे सपोज करो आप यहां से लेकर के यहां तक आ गए, ये कोई F है और ये कोई F डैश है, और किस प्रक्रिया के माध्यम से आए, समतापीय प्रक्रिया के माध्यम से आए। तो ये जो कर्व बना है, इस कर्व को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं आइसोथर्म। क्या कहते हैं, आइसोथर्म या समतापीय वक्र। क्या कहते हैं, समतापीय वक्र। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस आइसोथर्म या समतापीय वक्र की ढाल क्या होगी, तो ढाल क्या होती है आप जानती हो, जैसे ये y है, एक्स एक्सिस है, तो dy/dx क्या होती है, आपकी ढाल होती है। तो ढाल क्या होगी यहां पर, dp/dv। तो यहां पर एक चीज आप और नोट कर लीजिए, आप लिखिए समतापीय वक्र की ढाल, स्लोप ऑफ एन आइसोथर्म, वो क्या होती है, dp/dv होती है। और उसका मान क्या होगा, यहां से हम निकालते हैं। देखो अगर मैं इसका डिफरेंशियल करता हूं, तो एक बार p कांस्टेंट, v का dv, एक बार v कांस्टेंट, p का dp, और इस कांस्टेंट का तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से मेरे को देखो dp, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो v dp इज इक्वल टू माइनस p/v, सॉरी माइनस p dv। तो dp/dv क्या हो गया हमारा, माइनस p/v। तो ये क्या आ गई, dp/dv का मान, तो ढाल क्या हो गई आपकी, ढाल हो गई माइनस p/v। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, समतापीय वक्र की ढाल माइनस p/v। ठीक है, तो ये हमने लिख दी, अवस्था समीकरण लिख दी, जो आइसोथर्म है उसकी स्लोप भी लिख दी। अब अगला काम हमें क्या करना है कि ये जो समतापीय प्रक्रिया है, इसमें किए गए कार्य की गणना करनी है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये छोटा डेरिवेशन भी है एक तरह से, और न्यूमेरिकल में वो फॉर्मूला जो भी हम यहाँ निकालेंगे, वो न्यूमेरिकल में भी आपके एज इट इज काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हेडिंग लगाइए आप, समतापीय प्रक्रिया में किया गया कार्य। समतापीय प्रक्रिया में किया गया कार्य, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता रखना ही है कि ये इस प्रकार का एक इंडिकेटर डायग्राम होता है, ये P है, ये V है, यहाँ से आप कहीं चले और यहाँ पर कहीं पहुँचे, ये आपका F है, ये आपका F डैश है। और आपको पता है समतापीय प्रक्रिया अत्यंत मंद गति संपन्न होती है, तो आप धीरे धीरे क्या होगे, यहाँ से यहाँ हो गए, यहाँ से यहाँ, इस तरह से चलते 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 आप F डैश तक पहुंचोगे। और ये बीच के जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे एक तरह से इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्रक्रिया अत्यंत मंद गति से संपन्न हो रही है। ठीक है, और ये जो हमने बनाया है वो एक आइसोथर्म है। अब इसको हम थोड़ा डेरिवेशन करते हैं, आप इसमें लिखिए, माना किसी निकाय की, माना निकाय की, इसको यहां से हटाओ, माना निकाय की किसी मध्यवर्ती अवस्था में दाब P हो, मध्यवर्ती अवस्था में दाब P हो तथा आयतन में अत्यल्प परिवर्तन dV हो,
तो इस प्रक्रिया में किया गया कार्य, हमने क्या कहा, ये F है, ये F डैश है, इस F को मैं मान लो पोजीशन नंबर 1 कह देता हूं, इस F2 को पोजीशन नंबर 2 कह देता हूं। तो ये 1 से 2 में आप जा रहे हो तो छोटे 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 स्टेप्स में जा रहे हो, मैंने पहले ही कह दिया मंद गति से। तो मैंने कोई भी एक मीडिएटर, ठीक है ना, इंटरमीडिएट स्टेट ले ली, कोई मध्यवर्ती अवस्था मान लो यहां पर ले लिया। तो यहां पर मैंने कह दिया कोई आपका प्रेशर P है और यहां से आप बिल्कुल स्लाइटली डीवी वॉल्यूम चेंज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, डीवी वॉल्यूम चेंज कर रहे हो। तो वॉल्यूम चेंज करोगे तो कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा आपको, तभी वॉल्यूम चेंज होगा। तो हमने कह दिया कि किसी इंटरमीडिएट स्टेट में प्रेशर P है और आयतन में अत्यल्प परिवर्तन dV है। तो इस स्थिति में जो किया गया कार्य होता है, कार्य की डेफिनेशन हम जानते हैं क्या होता है, dW = P dV। तो वो कार्य क्या हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा आपका del W = P dV। ये कार्य किसमें है, बिल्कुल dV चेंज में। अब अगर मान लो आपको 1 से 2 तक जाना है, क्योंकि हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है समतापीय प्रक्रिया में किया गया कार्य। तो 1 से 2 तक किया गया कार्य, तो अगर छोटे छोटे स्टेप्स में आप कार्य निकाल लेते हो, उन सबको जोड़ देते हो, तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, इंटीग्रेशन काम में लेते हैं। बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है ना। तो अगर मान लो मुझे 1 से 2 तक जाने में कार्य लिखना है, तो आप क्या लिखोगे, ये तो dW हो गया। अब अगर मान लो मैं इसको सीधा ऐसे लिखता हूं, W 1 से 2, 1 से 2 का मतलब क्या हो गया, स्थिति 1 से 2 तक। और ये प्रक्रिया कैसी है, ये प्रक्रिया आपकी समतापीय है, इसको भी साइड में नोट कर लीजिए। तो इस स्थिति में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, आयतन V1 से हो जाएगा V2 और ये हो जाएगा P dV। ये क्या हो जाएगा, P dV। क्लियर है, ये कैसे लिखा है आप समझ सकते हो। छोटे छोटे कार्य को नोट करो, उन सबको जोड़ दो। तो उनको जोड़ने का तरीका हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन मेथड है, V1 से V2 P dV। अब देखो समतापीय प्रक्रम के लिए हम जानते हैं अवस्था समीकरण क्या होती है, आप लिखिए, हम जानते हैं कि समतापीय प्रक्रिया के लिए आप क्या जानते हो, आप जानते हो PV = कांस्टेंट, ठीक है। और वो भी कांस्टेंट कैसा हो गया, PV = RT, ये जानते हो आप। तो यहां से मैं इस P को लिख सकता हूं RT/V। तो देखो यहां पर आप लिख दीजिए, और RT तो कांस्टेंट है, तो RT आ गया बाहर, तो यहां हो गया सिंपली dV/V और ये V2 V1। अब ये सिंपल सा डिफरेंशियल है, dx/x, तो वो होता है log x। तो बस इसका मान आप सीधा यही लिख दीजिए। देखो इस इंटीग्रेशन को मैं यहां लिख देता हूं, ये हो जाएगा W 1 से 2 समतापीय = RT ln V2/V1। इसको आप कर लीजिए बॉक्स में बंद। ये ln क्या है तो आप जानते हो ना, ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग। इस तरह से लॉग होता है, एक होता है log बेस e, इसको हम ऐसे लिखते हैं ln, और एक होता है log बेस 10, ठीक ना। उसको हम सिंपल ऐसे क्या लिखते हैं, log लिखते हैं। या तो आप log लिख करके बेस e लिखो या ln लिखो। ln का मतलब होता है सिंपली log बेस e, और सिंपल log लिखा इसका मतलब है log बेस 10, तो ln V2/V1। तो ये आपके आ गया समतापीय प्रक्रिया में किया गया कार्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप फॉर्मूले को याद भी रखना है, और ये फॉर्मूला आपके बार बार काम भी आने वाला है। तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर इस नेचुरल लॉग को मुझे log बेस 10 में कन्वर्ट करना है, किसमें, log बेस 10 में, तो उसका सिंपल सा तरीका आप जानते ही हो। कोई भी जो नेचुरल लॉग है उसको बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो W 1 से 2 समतापीय, ये हो जाएगा 2.303, फिर ये log बेस 10 हो जाएगा, 2.303, ये RT तो पहले से ही है, और ये हो गया log V2/V1। तो ये फॉर्मूला भी आपके एज इट इज काम में आ जाएगा, ये फॉर्मूला भी एज इट इज काम में आ जाएगा। तो ये आपके निकल करके आ गया समतापीय प्रक्रिया में किया गया कार्य। तो हमारा जो मेन टास्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया। किस प्रकार से आप समतापीय प्रक्रिया में किए गए कार्य को निकाल सकते हो, ये कार्य न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में भी आपके बहुत काम आने वाला है। तो ये थी हमारी समतापीय प्रक्रिया। अब हम
इसी प्रकार से समदाबीय और समआयतनीय प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रक्रिया है वो समतापीय और रुद्धोष्म है, लेकिन समदाबीय और समआयतनीय को हमें लिखना है, वहां पर कार्य वगैरह की जो गणना है उनमें हमें ज्यादा इतना कोई इंटरेस्ट लेने की आवश्यकता नहीं, बस लिख लेंगे हम उनको, बाकी वो काम नहीं आएगी। ज्यादातर आपकी कौन सी प्रक्रिया काम आएगी? समतापीय और रुद्धोष्म। तो इनको हम बिल्कुल डिटेल में करने वाले हैं। तो समतापीय को तो हमने डिटेल में कर ही लिया, फिर अगले लेक्चर्स में रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए क्या करूंगा, मैं एक सेपरेट लेक्चर ही बना के रखूंगा ताकि हमारा ये लेक्चर बड़ा ना हो। इस लेक्चर में हम अभी समदाबीय और समआयतनीय के लिए भी कुछ चीजें नोट कर लेते हैं ताकि हम इसको इसी के साथ कंप्लीट कर सकें। तो अब देखो, मैंने यहाँ पर जो दो अन्य प्रक्रिया हैं, एक समदाबीय और एक समआयतनीय, उसके बारे में कुछ यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, ताकि हमारा थोड़ा टाइम बच जाए। बिल्कुल वही चीज मैंने लिखी है, एक बार आप इसको आराम से पढ़ लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैंने लिखा है समदाबीय प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं आइसोबारिक प्रोसेस, और इधर लिखा है मैंने समआयतनीय प्रक्रिया, इसको हम कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। परिभाषा सेम वही है जो समतापीय की थी कि जब निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है तो उस दौरान अगर तापमान नियत था तो वो समतापीय। इसमें मैंने क्या लिख दिया, जब कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करे और इस दौरान इसका दाब नियत रहे तो ऐसी प्रक्रिया क्या होगी? समदाबीय। तो F से F डैश में जा रहे हो तो PVT पहले है तो P कांस्टेंट रह जाएगा, V डैश T डैश हो जाएगा, तो ये प्रक्रिया क्या हो गई? समदाबीय प्रक्रिया हो गई। और इसके लिए अवस्था समीकरण क्या हो जाएगी? आप जानते हो PV इज इक्वल टू RT होती है आदर्श गैस के लिए, तो P कांस्टेंट है तो RT अपॉन V को मैं इधर कर देता हूं तो RT अपॉन V, तो P कांस्टेंट, तो ये आपका क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। ठीक वो की वो परिभाषा मैंने समआयतनीय प्रक्रम के लिए लिखी, क्या लिखी है? जब कोई निकाय एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण करे और इस दौरान और उस दौरान उसका आयतन नियत रहे तो ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाती है? समआयतनीय। तो देखो PVT, यहां पर P डैश और T डैश, लेकिन V को मैंने क्या रख दिया? फिक्स रख दिया, तो यहां हो गई समीकरण RT अपॉन P इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये तो हो गई आपकी अवस्था समीकरण समदाबीय प्रक्रिया के लिए और ये समआयतनीय प्रक्रिया के लिए। तो ये छोटी छोटी परिभाषाएं थी जो मैंने आपको बता दी। एक दो और इंपॉर्टेंट चीज है, उनको भी आप थोड़ा यहां समझ लीजिए, फिर हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और नए लेक्चर में रुद्धोष्म प्रक्रिया जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है ना। वो पूरा अपना आप में एक नया लेक्चर होगा। तो देखो, समतापीय प्रक्रिया के लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, अभी देखो आप, जो W था वो क्या लिखा था? RT ln V2 अपॉन V1। तो R और T तो कांस्टेंट है, ln V2 अपॉन V1 लिखा था। अगर आप चाहो तो इस फॉर्मूले को P1 P2 के रूप में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो मैं बता रहा हूं आपको। जैसे आपको पता है समतापीय प्रक्रिया के लिए PV इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो अगर मुझे इस फॉर्मूले को P को V के रूप में लिखना है या V को P के रूप में लिखना है तो आप सिंपली क्या नोट कर सकते हो, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है तो ln P1 अपॉन P2 हो जाएगा। ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिएगा साथ साथ में समतापीय के लिए, ठीक है। अब देखो, अब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है? डेल Q इज इक्वल टू du माइनस PD प्लस PdV, ये हम जानते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं समतापीय प्रक्रिया की, यहां पर आप एक चीज नोट करो, समतापीय प्रक्रिया हम किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? इस थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो समतापीय प्रक्रिया में आपने क्या कहा? टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहा है। और आप एक चीज जानते हो कि आदर्श गैस के लिए जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो केवल और केवल किसका फलन होती है? तापमान का फलन होती है। और चूंकि इस पूरी प्रक्रिया में तापमान ही फिक्स है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या है? समतापीय प्रक्रिया में तापमान तो नियत रह रहा है, तो अगर तापमान नियत रह रहा है तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा आप। समतापीय प्रक्रिया के लिए जो du है वो क्या होता है? जीरो होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहां लिख दी है। क्यों? क्योंकि समतापीय प्रक्रिया में तापमान नियत और चूंकि आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान का फलन है, अतः तापमान नियत होने के कारण उसमें होने वाला परिवर्तन भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये चीज हो गई। तो समतापीय प्रक्रिया के लिए जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो किस रूप में लिखोगे आप? डेल Q इज इक्वल टू PdV के रूप में। ये सब चीजें आप नोट कर लीजिए। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही है, लेकिन किसके लिए? समतापीय प्रक्रिया के लिए। तो यहां पर आप इस तरह से इसको नोट कर लो, या लिख लेना आप ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, ये फॉर्मूला, फिर समतापीय प्रक्रिया के लिए आप ये लिख लीजिए।
उसी प्रकार से समदाबीय में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन सम आयतनी के लिए हमें कुछ और इंपॉर्टेंट चीज यहां सीखने को मिलेगी। सम आयतनी प्रक्रिया। सम आयतनी प्रक्रिया में आपने क्या कहा है, v कांस्टेंट है, और अगर v कांस्टेंट है तो dv क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। सम आयतनी के लिए होगा नहीं होगा, dv जीरो, और dv अगर जीरो है तो ये पद जीरो, तो ये जो डेल q है वो किसके बराबर हो जाएगा, du के बराबर हो जाएगा। तो ये भी ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का ही गणितीय रूप है, लेकिन किसके लिए, सम आयतनी प्रक्रिया के लिए। और इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है आप बताओ। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि अगर किसी निकाय को आप ऊष्मा प्रदान कर रहे हो या उससे ऊष्मा ले रहे हो, और वो प्रक्रिया जो है वो अगर सम आयतनी रूप से संपन्न हो रही है, तो उस स्थिति में उस दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा से केवल क्या होगा, उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में ही परिवर्तन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मान लो मुझे निकाय के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा को बदलना है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रक्रिया को सम आयतनी रूप से संपन्न करवा दूंगा। तो उस स्थिति में चाहे ऊष्मा मैं दे रहा हूं चाहे ऊष्मा ले रहा हूं, तो उससे अदर चीजें में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल उसकी आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। वो बढ़ेगी घटेगी वो हम कॉन्सेप्ट पहले ही सीख चुके हैं, कब बढ़ती है कब घटती है। तो ये दो चीजें मैंने आपको बताई है। क्या बताई है, इन विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उसका गणितीय रूप भी बदल जाता है, और वो किस प्रकार बदलता है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समतापीय प्रक्रिया, समदाबीय प्रक्रिया और सम आयतनीय प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ लिया है। ध्यान की सिर्फ इतनी चीज है, जो समतापीय प्रक्रिया उसमें एक चीज ध्यान रखना कि वो अत्यंत मंद गति से होती है। कॉन्सेप्ट आगे काम आने वाला है। अब रुद्धोष्म प्रक्रम है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में करेंगे। थैंक यू।